हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की टू क्लास। एंड हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर। आपको पता होना चाहिए बीए सेकेंड ईयर और सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान पॉलिटिक्स। और इसमें लेसन हम जो देख रहे हैं फोर्थ लेसन है, और फोर्थ लेसन का आज ये 6 पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 6, क्योंकि ये जो लेसन है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम इसको अच्छे से शॉर्ट में देख रहे हैं, मतलब अलग अलग पार्ट में देख रहे हैं, ताकि जो भी पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। रफ एंड टफ नहीं, बढ़िया और व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए ये पार्ट होना जरूरी है। तो इसमें है मैकियावेली, और मैकियावेली का आज एंड पार्ट है। ये फोर्थ जो लेसन है इसका 6 पार्ट है, और यही आज इसका एंड होगा इस लेसन का। तो इसमें हम आज देख रहे हैं मैकियावेली के बारे में, तो उनके विचारों को ही देख रहे हैं। तो अब आज का जो टॉपिक है राजनीति चिंतन को मैकियावेली की देन, यानी जो राजनीतिक जो चिंतन है इसके अंतर्गत मैकियावेली ने क्या दिया है, क्या मैकियावेली का क्या योगदान है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तरह से कि आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है, मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मध्यकाल समाप्त हो रहा था, और मध्यकाल की समाप्ति के साथ ही आधुनिक काल। तो इस आधुनिक काल के दौरान मैकियावेली सबसे प्रमुख व्यक्ति था जिसने इस अध्ययन पद्धति के ऊपर, या इस आधुनिक दृष्टिकोण का, इस आधुनिक विचारधारा का पहले बोध कराया। तो कहता ना कि एक समय पूरा होता है, दूसरा समय शुरू होने वाला होता है। तो आधुनिक समय की शुरुआत में मैकियावेली प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज वही हम देख रहे हैं कि क्यों हम मैकियावेली को, ध्यान रखना है, क्यों हम मैकियावेली को आधुनिक राजनीति या आधुनिकता का जनक कहा जाता है। सिंपल ध्यान रखना, आधुनिक युग का जनक। तो मैकियावेली को किन वजह से आधुनिक युग का जनक कहा जाता है वो हमें आज देखना है। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे पहले ही नोट कर लिए हैं, ताकि मैं समझाता रहूँ और समझाते हुए आप इस पॉइंट को नोट भी कर सकें। क्योंकि पॉलिटिक्स एक समझने वाली सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान समझने वाली सब्जेक्ट है, और समझने के साथ ही इस पॉइंट को अगर आपके दिमाग में समझा लिया ना, दिमाग में बैठा लिया, तो आपका बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है वो इजी से सॉल्व आउट हो जाएगा। यानी आराम से लिख सकते हो, बड़ा क्वेश्चन या छोटा जैसा भी हो। बड़ा है तो ये निम्नात्मक में भी आप बना सकते हो। आपको समझना है क्या, पॉइंट को चीज़ समझना है और दिमाग में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्यों हम मैकियावेली को आधुनिकता का जनक कहा जाता है, और इस तरह से आधुनिकता क्या है, किन परिस्थितियों में राजनीति विज्ञान में आधुनिक परिवेश का जन्म हुआ, तो वो देखेंगे। तो कुछ एक 2 मिनट 3 मिनट आपको मैंने ली है ये समझाने के लिए कि आज का टॉपिक क्या है। तो देखिए, पहला ही पॉइंट है राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। राष्ट्रीय राज्य का मतलब होता है, जैसे एक राज्य होता है ना, उस राज्य के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य होते हैं, लेकिन सब मिलकर एक राष्ट्र राज्य होता है। एक शक्तिशाली शासक के अधीन पूरा राज्य है वो रहता है, तो ये हो गया राष्ट्रीय राज्य। तो मैकियावेली का ये पहला संदेश था, क्योंकि जब उस समय की परिस्थितियाँ देखें इटली के अंतर्गत, तो उस समय क्या था कि पोप की सत्ता और वहाँ की इटली की राज सत्ता दोनों के बीच घमासान चल रहा था। पोप यानी जो चर्च होता है, उस चर्च का जो प्रभुत्व पोप के अधीन था, वो चाहता था कि मैं इस इटली का साम्राज्य अपने धर्म के आधार पर चलाऊँ और मैं धर्मगुरु हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन जो एक तरफ शासक था वो कहता था नहीं, राज्य चलाने के लिए राजा का होना जरूरी है, और राजा शक्तिशाली होना चाहता था, एक तरफ पोप। तो इन दोनों की कश्मकश के अंतर्गत मैकियावेली ने एक जो विचार दिया वो दिया, बेहतर तरीके से राज्य की व्यवस्था तभी चलेगी जब वहाँ पर राजतंत्र हो, और राजतंत्र भी दमदार वाला है, कुछ होना चाहिए। तो इसलिए मैकियावेली ने कहा राज्य है वो अलग अलग विचारधाराओं में बंटना नहीं चाहिए, एक राज्य होना चाहिए, और एक राज्य जो होता है नेशनल स्टेट कहते हैं उसको। तो राष्ट्रीय राज्य की जो विचारधारा है उसका जो संदेश दिया है वो मैकियावेली ने दिया है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में जब आएगा तो ये चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक, इसको थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं तो ध्यान रखना है कि मैकियावेली प्रथम, ये डायल ने कहा था कि मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षण की विवेचना और विश्लेषण किया, और ध्यान रखना है इस राजनीतिक साम्राज्य की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। यानी एक राष्ट्र राज्य है वो सभी छोटी मोटी विचारधाराओं या छोटे मोटे तुच्छ लाभ या उस सबसे हटकर होता है, क्योंकि राष्ट्र राज्य है वो पूरे राष्ट्र के सर्वहित के लिए होता है। तो मैकियावेली ने भी यही कहा था एक राष्ट्र राज्य होना चाहिए। राष्ट्र राज्य का मतलब सभी राज्यों के ऊपर राज्य शक्तिशाली राज्य हो, तभी वह सभी पूरी जनता राज्य सबको लेकर चलेगा। तो ये जो संदेश है वो मैकियावेली का था। समझ में आया होगा, 2 बार रिपीटेशन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण।
अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया मैकियावेली ने कि जो एक राज्य है वह प्रेजेंट यानी हम कहें कि आधुनिक समय में कैसा होना चाहिए राज्य। तो ये बात मैकियावेली ने अपने ग्रंथों अपने महत्वपूर्ण पुस्तकों में कही है कि आधुनिक समय में राज्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय अपने मैकियावेली की जब बात करें तो पुण्य जागरण का अग्रदूत इसे माना जाता है, क्योंकि उस समय उसने उस परिस्थिति को बहुत ही गहराई से जाना था और उसने कहा कि इस तरह से पोप अपने वर्चस्व को लेकर लड़ेगा, शासक अपने वर्चस्व को लेकर लड़ेगा तो आम जनता प्रभावित होगी। तो मैकियावेली ने एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राज्य की कल्पना का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसमें आप ध्यान रखना है, अरस्तु के बाद मैकियावेली सबसे पहले राजनीतिक विचारक हैं जिसने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। मैकियावेली ने राज्य की महत्वता को इस सीमा तक प्रतिपादित किया है और उसे एक साध्य के रूप में बना दिया। राज्य है वह साध्य है, उद्देश्य है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है वो ये है कि मैकियावेली ने सबसे पहले ये बताया है कि राज्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है, सोवरेनिटी है, पावर है, जिसकी अधीनता से सारी संस्थाएं संगठित और फल फूल सकती हैं। मैकियावेली ने कहा कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा पूरी राज्य की व्यवस्था है वो मर्यादित और व्यवस्थित रूप में चल सकती है। तो राज्य है वो सबसे ऊपर है और राज्य के अधीन ही रहकर सभी का कल्याण और सबकी उन्नति संभव है, जैसा कि अरस्तु ने भी कहा था। इसी तरह मैकियावेली ने भी यही कहा है, राज्य एक महत्वपूर्ण स्थिति है उन राज्यों के लिए, मतलब सिंपल सी बात है, विदाउट स्टेट नन ऑफ अदर स्टेट या नन ऑफ अदर पीपल आर अचीवमेंट ऑफ बेहतर सक्सेसमेंट। यानी सिंपल सी बात एक लाइन में कहूँ कि बिना राज्य के उन्नति नहीं हो सकती है, उस समाज की, उस राज्य की, उस व्यक्ति की। तो इसलिए उस सभी का कल्याण तभी होगा जब एक राज्य है वो अस्तित्व में रहेगा। तो यही बात यहाँ पे कही है कि आधुनिक समय में मैकियावेली जैसे विचारक कहते हैं कि राज्य होना अति आवश्यक है और यह उस पूरी व्यवस्थाओं को लेकर चलता है और विकासशील व्यवस्था, विकासशील परिस्थिति आधुनिक समय में राज्य के अंतर्गत रहते हुए ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो ध्यान रखना है, राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। अब यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, प्रभुसत्ता क्या है। प्रभुसत्ता, सत्ता यानी पावर, प्रभु यानी शक्तिशाली, जिसके पास वो पावर है वो प्रभुसत्ता कहलाती है, जिसको इंग्लिश वर्ड सोवरेनिटी कहा जाता है। तो जैसे आपको पता है प्रभुसत्ता के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। अब वो बातें कौन कौन सी है तो वो आपको जानना जरूरी है। तो प्रभुसत्ता के विचार को आधुनिक युग की प्रतीक धारणा कहा जा सकता है और यद्यपि मैकियावेली ने कभी भी बोंदा, ग्रोशियस, हॉब्स या ऑस्टिन की भांति राज्य की प्रभुसत्ता पर विचार नहीं किया। यानी ये जो भी मैंने विद्वानों के जो नाम लिए हैं उन्होंने विशेषकर अपने विचारों में, अपने सिद्धांतों में प्रभुसत्ता के सिद्धांत की बात कही है। लेकिन यहाँ पे मैकियावेली ने एक विचार को ये नहीं कहा कि ये प्रभुसत्ता ही है, लेकिन इन्होंने जो राज्य के लिए एक शक्तिशाली व्यवस्था की बात कही है और उसी व्यवस्था को अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें प्रभुसत्ता का बोध होता है। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और शेबाइन ने भी कहा है, शेबाइन ने कहा है कि सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से शुरू हुआ है। मैकियावेली के समय से राज्य संप्रभु कहा जाने लगा था, यानी सभी के ऊपर राज्य की सत्ता रहती है, राज्य को सभी शक्तियों के ऊपर शक्तिशाली माना जाता है, तो राज्य के पास ये शक्ति ही संप्रभुता कहलाती है। और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। यानी मैकियावेली ने ये नहीं कहा कि, मैकियावेली ने कहा कि एक राज्य के अंदर एक शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए या राज्य ही शक्तिशाली होना चाहिए जिसके द्वारा राज्य मर्यादित और आम जनता का कल्याण होता है। तो इस तरह की ये जो बात है, इसमें शक्तिशाली की जो बात आती है वो शक्तिशाली यानी संप्रभुता। तो मैकियावेली ने ये नहीं कहा कि संप्रभुता ही है, बाकी विद्वानों ने आगे इन्हीं विचार को फॉलोअप करते हुए कहा कि राज्य में सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है वो संप्रभुता शक्ति होनी चाहिए, वो किसी एक के पास ही होती है। तो इन्हीं के विचारों में बात ये अध्यपतन हो जाता है, यानी राज्य की प्रभुसत्ता के बारे में जो बात कही गई है वो मैकियावेली ने कहा था। यानी मैकियावेली ने इनडायरेक्टली रूप से प्रभुसत्ता को बढ़ाने का काम किया, प्रभुसत्ता को उजागर किया है। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। नेक्स्ट बात आती है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण।
ठीक है, तो ये जैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जैसे मैं बात कर रहा था पृथक्करण का, हम पृथक्त्व भी कह सकते, लिखा था वो सही था। पृथक्त्व का मतलब है अलग करना। जैसे ये राजनीति है, अब राजनीति के अंदर मैकियावेली ने क्या किया, धर्म को अलग रखा और नैतिकता को अलग रखा। यानी ये जो पूरा है ये क्या है, राजनीति है, क्या है, राज करने की नीति है। लेकिन इसके अंतर्गत मैकियावेली ने धर्म और जो नैतिकता है दोनों को अलग रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि राजनीति यानी राज करने के अंतर्गत जो व्यक्ति राज कर रहा है उसको धर्म के अंतर्गत रखा जाए तो वो धार्मिक हो जाएगा, तो राज्य के लिए या सैनिक व्यवस्था में कमज़ोर साबित होगा। नैतिकता यानी अच्छाई भलाई, अगर राज्य का शासक वो लोगों की अच्छाई भलाई को देखेगा तो जो बिगड़े हुए उनको सुधारेगा कौन। तो नैतिकता का यहाँ पे इसलिए बोध किया गया है और धर्म को इसलिए अलग रखा गया है कि राज्य है वो पक्षपात, राज्य का जो राजा होता है वो पक्षपाती रवैया नहीं अपनाए, पूरी तरह से दुर्भाव से पृथक होते हुए राज्य के विकास के लिए काम करे। इसलिए राज्य के विकास के रोड़े में ये बाधा ना हो, तो मैकियावेली इन दोनों को अलग कर दिया राजनीति के अंदर। समझ गए? और ये इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो भी बनाया है, जो आप इससे पहले वाला जरूर देख लें। अब आता नेक्स्ट पॉइंट, शक्तिवादी राजनीति के प्रेरणा। बिल्कुल सही, ये आप नोट कर दीजिए। मैकियावेली महत्वपूर्ण रूप से शक्तिवादी विचारक के तौर पे भी जाने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि राज्य कमज़ोर होगा ना तो इसके अंतर्गत जनता है वह हिंसक हो जाएगी, यानी राज्य की बागडोर है वो कमज़ोर है तो राज्य है वो अपने हाथों से बेघर जाएगा। तो एक अच्छा राज्य हो और राज्य में लोग मर्यादित और सही रूप में काम करें, तो इसके लिए राज्य का जो शासन चलाने वाला जो शासक होता है वो शक्तिशाली होना चाहिए। यहाँ तक कि मैकियावेली ने ये कहा कि राज्य को व्यवस्थित करने के लिए कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, निरंकुश राजतंत्र। और राजा को यह तक कहा कि जरूरत पड़े तब राजा साम दाम दंड भेद की नीति का अनुसरण करे और समय के अकॉर्डिंग वह शेर की तरह और लोमड़ी की तरह भी बन सकता है। यानी उन्होंने कहा कि राज्य को शक्तिशाली होना चाहिए, तभी वह अपने राज्य में और बाहरी सीमा तक वह अपनी जो ध्वजा है वो स्वतंत्रता के साथ फहरा सके। यानी शक्ति का परिचय आम जनता को भी पता होना चाहिए और दुश्मनों को भी पता होना चाहिए। इसलिए मैकियावेली ने राजनीति के अंदर शक्तिवादी धारणा को विशेष रूप से अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया है। मैकियावेली ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया है, शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की है, उसके द्वारा शक्ति का औचित्य स्वयं ही शक्ति है। और मैक्सी ने कहा है यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला वह प्रथम विचारक था मैकियावेली। और इसी तरह से आधुनिक राजनीति में जिन राजनीति और कूटनीति का दाव पे छल कपट का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक रूप स्पष्ट रूप से इन साधनों के प्रयोग का समर्थक मैकियावेली ने किया। मैकियावेली ने कहा कि एक राजा को शक्तिशाली होते हुए छल कपट का भी सहारा लेना है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वह इनका भी उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे मैकियावेली ने एक राज्य सत्ता के लिए शक्ति व्यवस्था पर पूरी तरह से जोर दिया है। 6 पॉइंट है व्यक्तिवादी का समर्थक। व्यक्तिवादी के विचारों को मैकियावेली ने जोरदार समर्थन किया है और कहा है आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृत्ति व्यक्तिवादी विचारधारा है। यानी पर्सनल व्यक्ति की ज़रूरतों को ध्यान में देते हुए व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना ही व्यक्तिवादी विचारधारा। इस बात को आगे रखा जाता है तो व्यक्तिवादी विचारधारा कहलाता है। यानी व्यक्ति की ज़रूरतें उनकी आवश्यकताओं को आगे रखकर प्रस्तुत करना व्यक्तिवादी विचारधारा है। तो आधुनिक युग के प्रारंभ में व्यापार वाणिज्य उद्योग का प्रसार हो रहा था और ये विचारधारा बल ग्रहण कर रही थी कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैकियावेली ने इस विचारधारा के अनुसार ही शासक को यह परामर्श दिया कि प्रजाजन के धन का किसी भी दशा में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए, व्यक्ति को उनके जीवन यापन की छूट मिलनी चाहिए। और एक विशेष बात की ये कि व्यक्ति की संपत्ति का किसी भी हालत में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो बात आती है वो व्यक्तिवाद विचारधारा के समर्थक के रूप में मैकियावेली को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 7, और 7 है आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। मैकियावेली ने जो अपनी बातें अपने सिद्धांत जो जिस तरह से अभिव्यक्त किए हैं पुस्तकों में लिखे हैं, उससे हमें ये विदित होता है कि आधुनिक समय में भी
उन्हीं की तरह उन्हीं के विचारों को फॉलो करते विद्वानों ने आधुनिक अध्ययन पद्धति को फॉलो किया है, जिसका मैकियावेली ने भी किया था। पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता और विश्लेषण का पूर्ण रूपेण अपने अध्ययन में शामिल किया है। तो ये ऐसी अध्ययन पद्धतियाँ हैं जो एक आधुनिक समय में एक विद्वान अपनी शैली में इसको अपनाता है। तो इन सब बातों से हमें ये पता लगता है कि आधुनिकता का परिवेश उस समय हुआ था, और उस आधुनिक राजनीतिक आधुनिकता का परिवेश के दौरान मैकियावेली एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने इन अध्ययन पद्धतियों का अपने अध्ययन के अंदर शामिल किया। इस वजह से हम मैकियावेली को राजनीतिक चिंतन में यानी इनकी देन के तौर पर हम ये कहते हैं कि मैकियावेली आधुनिक युग का जनक भी हैं। जहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे देखते हैं कि मैकियावेली ने राजनीति को क्या दिया है, या फिर मैकियावेली की बात तो हमने जान ली है। अब कोई ये बताएगा कि आगे वाला क्या होना चाहिए। जैसे ये जो बातें हैं ना, ये मैकियावेली के बारे में अच्छा ही है, तो कुछ दोष भी हम पढ़ते हैं कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति के क्या दोष थे, यानी मैकियावेली की अध्ययन पद्धति के या विचारधारा के क्या दोष थे। तो पहला ही विचारधारा हम यहाँ पे मौखिक ओरल कर रहे हैं, लेकिन इनको पॉइंट को यहाँ पे मैं ज़रूर लिखूँगा। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है तो यहाँ पे सबसे पहले आता है मैकियावेली विचारधारा के दोष। मैकियावेली जो विचारधारा दी है इनमें क्या क्या दोष है। तो पहला दोष इनकी विचारधाराओं का है कि इन्होंने जो अध्ययन पद्धति है ना, अध्ययन पद्धति अच्छी है लेकिन अध्ययन पद्धतियों के अंदर इनकी त्रुटियाँ बहुत हैं। फिर दूसरी बात आती है, आप इस पॉइंट को समझेंगे, मानव स्वभाव। मानव स्वभाव संबंधी दोष, यानी बात करके अध्ययन पद्धति जो देखी गई है, लेकिन उसके द्वारा अध्ययन पद्धति में बहुत सारी त्रुटियाँ भी देखी जाती हैं। और फिर मानव स्वभाव संबंधी दोष, यानी इनकी विचारधाराओं में इनकी कमियों, अगर कमियाँ निकालें तो ये कमी जरूर निकलती है, क्योंकि उन्होंने मानव का जो जिस तरह से वर्णन किया है ना अपने ग्रंथ, अपने सिद्धांतों में, तो उन्होंने मानव का एकांकी दृष्टिकोण ही देखा है। उन्होंने मानव को बहुत स्वार्थी, भ्रष्ट और जानव प्रवृत्ति का बताया है, जबकि ऐसा नहीं है। मानव अच्छाई की मतलब बुराई के साथ कोई अच्छाइयाँ भी होती है। तो मानव यानी हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू है जो मैकियावेली ने गौर से नहीं देखा है, तो इस तरह से ये इनका दोष होता है। तीसरा हम यहाँ पे देखें, तीसरा यहाँ पे बात आती है राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी, संप्रभुता और विधि, कानून के बारे में, कानून संबंधी यानी विधि संबंधी विचारों में अस्पष्टता। बिल्कुल ये बात भी हम यहाँ पे गौर से समझ, मैकियावेली के पूरे जो पाठ अगर आपने देखे हैं तो ये ज़रूर गौर से आप समझ जाओगे अच्छे से कि उन्होंने, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीयता के संबंध में जो विचार दिए हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। वहाँ पर खुद भी कभी अपने आप को विचारों को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाता है। संप्रभुता संबंधी विचार तो दिए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि इन्हीं को हम संप्रभुता कह सकते हैं, और जिस रूप से संप्रभुता का जो महत्वपूर्ण विचार है वह क्लियरिटी यहाँ पे साबित नहीं होता है। और विधि यानी कानून संबंध में उनके जो विचार हैं वो आधुनिक विचार से पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं। मैकियावेली के राजनीति, संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों में अस्पष्टता और अव्यवस्था है। वह राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र राज्य की कोई परिभाषा नहीं देता। बात कही है, लेकिन ये नहीं कहा कि राष्ट्र राज्य कैसा होना चाहिए, उसके बारे में ये जरूर समझाया उदाहरण से, लेकिन ऐसी परिभाषा नहीं दी है। वह संप्रभुता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं देता। मैंने कहा था ना कि जिस तरह से बोधा, यहाँ पे हम कहते हैं जीन बोधा, ये जो अलग अलग ग्रोसेस इन्होंने जो बात कही कि संप्रभुता क्या है, वैसे मैकियावेली ने नहीं कहा कि एक शब्द में कि संप्रभुता का मतलब ये होता है, वैसे नहीं कहा। उन्होंने संप्रभुता का इनडायरेक्टली अर्थ समझाया है, तो यानी अस्पष्टता रह जाती है। और केवल नागरिक विधि को ही महत्व दिया है। ईश्वरीय तथा प्राकृतिक विधि या विधियों का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है।
तो यहाँ तक आपने ये देख लिया है, यानी कुछ ज़्यादा डीप में हम जहाँ मतलब अलग अलग पॉइंट देखेंगे मोटे तौर पे कि क्या मैकियावेली के दोष रह जाते हैं और आदर्शवादिता का नितांत अभाव है। मैकियावेली ने आदर्शवादिता का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं किया है, कहीं पर भी ये मोरालिटी संभव प्रतीत नहीं होती है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। अब टोटल में देखें निष्कर्ष तो मैकियावेली के विचार काफ़ी हद तक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण रहे। उनके विचारों से आधुनिक राजनीति को दिशा मिली है। तो यानी यहाँ पे ये महत्वपूर्ण रहता है मैकियावेली के विचार। और मैक्सी ने लिखा है कि उसने यानी मैकियावेली ने राजनीति की नैतिकता को भ्रष्ट नहीं किया, वह तो सदियों से पहले से ही भ्रष्ट हो चुकी थी, किंतु उसने जिस निर्देश प्रथा के साथ उस पदों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों में पाए जाने वाले पवित्र कपटों के दम्भपूर्ण दोष का पर्दाफाश किया, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इसी बात का श्रेय दिया जाता है कि वह सच्चा उत्साही देशभक्त आधुनिक राष्ट्रीयता का अग्रदूत है, वो मैकियावेली था। और प्रथम राष्ट्रवादिता के साथ प्रथम देशभक्त भी इसे कहा जाता है। तो इस तरह से अपना ये जो 4th लेसन है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस 4th लेसन में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं वह इस संबंध में कोई डाउट रह जाता है तो रूबरू मिलकर डिस्कस क्लियर कर सकते हैं कन्फ्यूजन, ठीक है ना। तो मिलेंगे बेटर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।